जय हिंद। आज के पूरे वीडियो में एक ही वीडियो में हम लोग विजयनगर और बहमनी का रिवीजन करेंगे। ठीक है। विजयनगर पे आपको एक बहुत अच्छा वीडियो, डिटेल वीडियो मिलेगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम, प्री का एग्जाम पास में है, पीसीएस का भी प्री लगा हुआ है, आईएएस के भी एग्जाम लगे हुए हैं। तो इसलिए प्री को देखते हुए प्री एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। इससे बाहर आपको यूपी पीसीएस में और किसी भी एग्जाम के प्री में आपको क्वेश्चन बाहर मिलने नहीं जा रहा है। ठीक है। बाकी विजयनगर और बहमनी पर एक डिटेल वीडियो मिलेगा, बहुत मतलब बहुत टाइम टेकिंग वीडियो होगा और बहुत अच्छा वीडियो होगा। वहां पर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, प्री और मेंस दोनों में हेल्प करेगा। फिलहाल ये वीडियो आपके प्री एग्जाम के लिए, कोई भी प्री एग्जाम हो, अगर विजयनगर बहमनी से कोई क्वेश्चन आता है तो यहां से बाहर बिल्कुल नहीं जाने वाला है। ठीक है। अब हम लोग इसको देखेंगे, विजयनगर और बहमनी को कभी समझिए। इसकी स्थापना में जाने की कोशिश करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। दो भाई थे, हरिहर और दूसरा भाई था बुक्का। ठीक है। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने, एक संत थे, उनसे आशीर्वाद लिया। उन संत का नाम था विद्यारण्य। संत का नाम था विद्यारण्य। इनसे आशीर्वाद लेकर क्या किया, इन्होंने इनसे आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेकर क्या किया, साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में 1336 में, ठीक है, 1336 में क्या किया, एक स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। स्वतंत्र स्वतंत्र विजयनगर की स्थापना की। ये जो विजयनगर है, अगर इसको हम लोग मैप में देखने की कोशिश करें तो ये जो आधुनिक कर्नाटक वाला रीजन है यहाँ, तो ये इनका पूरा ही साम्राज्य था। ठीक है। ये इनका विजयनगर साम्राज्य था। ठीक है। और हरिहर और बुक्का, इनके पिता का नाम था संगम। पिता का नाम क्या था, संगम। ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर इस साम्राज्य को इन्होंने संगम वंश कहा। याद रखिएगा मेरी बात, इसी को उन्होंने संगम वंश। तो संगम राजवंश की स्थापना कब हुई, 1336 ईस्वी में किसने की, हरिहर और बुक्का ने संत विद्यारण्य के आशीर्वाद से की। ठीक है। अब सबसे पहले गद्दी पर कौन बैठता है, ठीक है, तो सबसे पहले बड़ा भाई गद्दी पर बैठता है और उसका नाम था हरिहर प्रथम। हरिहर फर्स्ट नाम से हरिहर बैठते हैं। 1336 से ये 56 तक रहते हैं। ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे तुंगभद्रा नदी बहती है, तो तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में, ये तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना श्रेय करने का राज इनकी जाता है। इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी, राजधानी थी इसकी हम्पी। हम्पी क्या थी, हम्पी इसकी इसकी राजधानी थी। राजभाषा क्या थी, राजभाषा, राजभाषा तो आप बताइएगा, तेलुगु थी। ठीक है। तेलुगु राजभाषा थी। ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन ऐसा भी आए हुए हैं कि विजयनगर जो सम्राट थे, उन्होंने किन किन भाषाओं को संरक्षण दिया, तो तेलुगु को दिया ही दिया। संरक्षण किन किन भाषाओं को दिया था, तो संरक्षण में अगर बात करोगे ना, तो कन्नड़ को भी दिया हुआ है, कन्नड़ को दिया हुआ है, तमिल को दिया हुआ है इन्होंने, तेलुगु को दिया है और संस्कृत को दिया था। ये चार भाषाओं को इन्होंने क्या किया था, इन्होंने संरक्षण दिया था। हरिहर फर्स्ट के बाद शासक बनते हैं बुक्का फर्स्ट। बुक्का फर्स्ट, ठीक है, ये बनते हैं 1356 से
और 77 तक रहते हैं। ठीक है। इन्होंने बहमनी शासक से एक प्रसिद्ध युद्ध भी किया था, जो उसे हम मुदगल के किले का युद्ध कहते हैं। ठीक है। बुक्का फर्स्ट ने एक वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की इन्होंने उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बड़े। ठीक है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद गद्दी पर बैठते हैं हरिहर सेकंड। हरिहर सेकंड। ठीक है। इन्होंने सबसे पहले, ठीक है, इन्होंने उपाधि दी थी महाराजा धीराज की। महाराजा धीराज की इन्होंने उपाधि धारण की थी। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट शासक थे यहाँ के, देवराय फर्स्ट। देवराय प्रथम। ये 1406 में गद्दी पर बैठते हैं और 22 तक रहते हैं। तुंगभद्रा पर बांध बनवाए थे इन्होंने, इसी के लिए देवराय प्रथम फेमस है। ठीक है। देवराय प्रथम ने और बहुत बड़ा काम किया था कि सबसे पहले इन्होंने मुसलमानों को सेवा में भर्ती किया था। देवराय फर्स्ट ने ही मुसलमानों को सेना में भर्ती किया था। ठीक है। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा अगर पूछें, संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराज सेकंड, सबसे प्रतापी राजा जो माना जाता है वो देवराय सेकंड को माना जाता है। ठीक है। देवराय सेकंड को एक उपाधि थी, ठीक है, इमाड़ी देवराय। इसको इमाड़ी देवराय भी कहते हैं। ठीक है। देवराय सेकंड को एक अभिलेख में गजबेटर या हाथियों का शिकारी भी कहते हैं। इसको गजबेटकर का मतलब होता है हाथियों का शिकारी कहा जाता है। ठीक है। देवराय सेकंड ने एक संस्कृत ग्रंथ था महानाटक सुधानिधि। ठीक है। तो दो ग्रंथों का आप याद रखना है, महानाटक सुधानिधि पहला तो एक आपको याद रखना है। ठीक है। और एक याद रखना है आपको ब्रह्म सूत्र। ठीक है। इन दोनों पर उन्होंने भाष्य लिखा था। इन दोनों पर भाष्य लिखा था। ठीक है। तो आपको संगम वंश के सबसे प्रतापशाली अगर की बात आए तो आपको यही बताने हैं। ठीक है। देवराय ने सेना में मुसलमानों को भर्ती किया, कहा जाता है कि 2000 के लगभग मुसलमानों को इन्होंने भर्ती किया था। ठीक है। तो ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है। अब हम लोग एक क्रम याद रखेंगे। एक क्वेश्चन राजवंशों से रिलेटेड आता है कि एक नोट कर लें आप लोग तो वो ठीक रहेगा। ठीक है। हमें फिलहाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखनी है, पूरी चीजें हमें नहीं पढ़नी है। ठीक है। तो वो थोड़ा सा एग्जाम में उसके वजह से आता कि साम्राज्यों का क्रम पूछते हैं, क्रम। ठीक है। तो सबसे पहले संगम वंश था विजयनगर में। संगम वंश के बाद
आया सुलभ वंश या सलुभ वंश। सलुभ वंश के बाद आया तुलुभ वंश। ठीक है, और तुलुभ वंश के बाद आया वहां पर अराविडु वंश। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, किसी भी तरह से भूलना नहीं है। अब संगम वंश की हमने बात कर लिया, हम लोग सलुभ वंश की बात करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं देखनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देवराय को देख रहे थे, थोड़ी सी चीज़ें और देख लेते हैं कि सुधानिधि नाथ तो ब्रह्मसूत्र पर टिकना देखे। एक और शासक हुए थे, वो अपने आप को बोलते थे प्रौण देवराय। प्रौण देवराय से किस शासक को जाना जाता है? तो संगम वंश के ही थे मल्लिकार्जुन। ठीक है, इनको प्रौण देवराय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब जो दूसरा वंश है वो सुलभ वंश है। सुलभ वंश और तुलुभ वंश की बात कर रहे हैं। ठीक है, सुलभ वंश की स्थापना किसने की? तो याद रखना है, सुलभ नरसिंह ने इसकी स्थापना की थी, सुलभ नरसिंह ने। ठीक है, सुलभ वंश के बाद तुलुभ वंश का शासन हुआ, और तुलुभ वंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने। याद रखिएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये जो स्थापना हुई थी सुलभ वंश की, ये 1485 में से चलता है और 1506 तक चलता है। ज्यादा लंबा शासन नहीं है, 20-21 साल तक रहा। ठीक है, और तुलुभ वंश 1505 से 1565 तक चलता है। ठीक है, ये 60 साल तक चलता है। ठीक है, अब तुलुभ वंश में अपन को देखना है, तो तुलुभ वंश में जो सबसे महान शासक हुआ वो कृष्णदेव राय हुआ था। ठीक है, तुलुभ वंश का ही शासक था कृष्णदेव राय। अगर संस्थापक पूछेंगे तो आप वीर नरसिंह को आंसर लगाएंगे, सबसे महान शासक को पूछेंगे तो कृष्णदेव राय को बताएंगे। ये 1509 में गद्दी पर बैठा था, मतलब वीर नरसिंह ज्यादा समय तक नहीं रहे। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय के बारे में बात की है। ठीक है, बाबर अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव की बात करता है, कृष्णदेव को साउथ का सबसे शक्तिशाली शासक बताता है। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जिसकी बढ़ाई बाबर कर रहा तो कितना महान रहा होगा। ठीक है, अब कृष्णदेव राय के बारे में कई चीजें आपको जाननी है, तो हम लोग कृष्णदेव राय को थोड़ा सा इधर लिखते हैं। वंश तो आपको पता ही लग गया। ठीक है, तुलुभ वंश। ठीक है, इसका एक मंत्री था सालुब तिम्मा, बड़ा फेमस मंत्री है, मंत्री था सालुब तिम्मा। ठीक है, एक पुर्तगाली यात्री आए थे इनके समय पर, उसका नाम था डोमिगो पायस, या डोमिंगो पायस भी लिखता है। अलग अलग बुक में अलग अलग है, मोस्टली डोमिगोस पायस ही कहते हैं इनको। ठीक है,
तेलुगु के तेलुगु साहित्य का जो क्लासिकल युद्ध माना क्लासिकल युग था, तेलुगु का ये क्लासिकल एरा माना जाता है इनके काल को। ठीक है। अब कृष्णदेवराय ने तेलुगु में कुछ रचनाएं भी की थी। तेलुगु में अमुक्तमाल्यदा, इन्होंने तेलुगु में एक बुक लिखी थी अमुक्तमाल्याद। ठीक है। इसी प्रकार इन्होंने संस्कृत में भी एक बुक लिखी थी जामवंती कल्याणम। जामवंती कल्याणम। ठीक है। तो बड़ा खास है कृष्णदेवराय का शासन। ठीक है। अष्ट दिग्गज रहते थे तेलुगु के, इसलिए तेलुगु का क्लासिकल एरा कहते हैं। ठीक है। इनके जो सबसे महत्वपूर्ण कवि थे, ठीक है, तेलुगु का पितामह, तेलुगु का फादर इसे कहते थे, पितामह कवि। ठीक है। ये नाम पूछ सकते हैं। तो आलनसीन पेड्डना, आलनसीन पेड्डना, आपको ये नाम याद रखना है। ठीक है। इन्होंने मनुचरित और हरिकथा शरणम दो बुक लिखी थी इन्होंने। मनुचरित तेलुगु में और हरि कथा शरणम। ठीक है। इसके अलावा इनके दरबार में तेलुगु के और भी कई सारे लोग थे, जैसे तेनालीराम थे। ठीक है। इनका नाम पांडुरंग महामत था। वैसे पांडुराम, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं महात्म में। ठीक है। नंदीतम थे। ठीक है। नंदीतिम्मन थे। मल्लन थे। ठीक है। भट्टमूर्ति थे। इस तरह से करके करीब 8 दिग्गज थे इनके। ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है। इसके अलावा कृष्णदेवराय ने कुछ नगर बसाए थे। ठीक है। जैसे इन्होंने एक नगर बसाया था, कौन सा? नागलपुर नगर। कुछ इन्होंने नगर स्थापना भी की थी। जो उन्होंने नगर स्थापना की थी उस नगर का नाम है नागलपुर। इन्होंने कुछ मंदिर भी बनाए थे। ठीक है। जैसे हजारा का मंदिर। ठीक है। दूसरा विठल स्वामी मंदिर। हजारा और विठल स्वामी के मंदिरों की स्थापना भी कृष्णदेवराय ने कराई। ठीक है। 1529 में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। इन्होंने कुछ उपाधियां भी धारण की थी। उपाधियों पे क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे इन्होंने आंध्र भोज की उपाधि धारण की। आंध्र भोज, अभिनव भोज। ठीक है। आंध्र पितामह। ठीक है। ये उपाधि धारण की। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं।
ठीक है। आप पूछ सकते हैं कि इस वंश का आखिरी शासक कौन था, ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो तुलुप वंश का आखिरी शासक बताओ। सदाशिव, नोट कर लो। सदाशिव तुलुप वंश का लास्ट किंग था। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो सदाशिव के नाम को आपको इस्तेमाल रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब थोड़ा सा हमें कुछ बेसिक चीजें, एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है, इसको जानना होगा, इस वार को, इस युद्ध को। ठीक है, 1565 में 23 जनवरी 1565 को, ठीक है, राक्षसी टांगड़ी आप बोल सकते हो, ये गांव है जिसके पास युद्ध लड़ा गया था, तो राक्षसी टांगड़ी कह दो आप, या फिर तालीकोटा कह दो, ठीक है, या बन्नी हट्टी कह दो। बस क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तालीकोटा कहते हैं, बन्नी हट्टी कहते हैं, या फिर राक्षसी टंगड़ी कहते हैं। ठीक है, इस युद्ध के कारण क्या हुआ था, इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। ठीक है, इस युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था, ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो आप बताएंगे कि सर इस युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व है ना राम राय कर रहा था, राम राय कर रहा था। ठीक है, तो राम राय वर्सेस ये था, और अली आदिल शाह, उधर अली आदिल शाह नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, अली आदिल शाह ने एक संघ बनाया था, और इस संघ में कौन कौन थे, बीजापुर था, अहमदनगर था, ठीक है, गोलकुंडा था, और बीदर था। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत के 4 राज्य कर रहे थे, और संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व कौन कर रहा था, यहां इनका संघ का नेतृत्व कौन कर रहा था, अली आदिल शाह कर रहा था। ठीक है, याद रखिएगा नोट करके कि बरार तालीकोटा के युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। नोट, ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, इनमें से कौन शामिल नहीं था, तो बरार तालीकोटा के युद्ध में शामिल नहीं था। ठीक है, तो ये बरार को आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 4 ऑप्शन में संघों के नाम दें, इनमें से कौन शामिल नहीं था, और किसी एक को गायब कर देंगे, वहां पर बरार रख देंगे। ठीक है, एक ये जो युद्ध हुआ था, ठीक है, तो एक विदेशी यात्री था सेवेल, उसने इसको राक्षसी टंगड़ी का युद्ध देखा था। ठीक है, अब इस युद्ध के बाद अराबीडू वंश आया था। अराबीडू वंश ये 1570 में गद्दी पर बैठता है, और 1672 तक। इस युद्ध में राम राय की विजयनगर वाले और बहमनी विजयनगर का नेतृत्व किया, जो राक्षसी टंगड़ी का युद्ध था उसमें राम राय हार गए थे, और अली आदिल शाह के नेतृत्व में संघ जीत गया था अरीबीडू वंश का। ठीक है,
अगर इसकी स्थापना पूछें, क्वेश्चन देखो भाई आ सकता है, स्थापना, ठीक है, तो तिरुमल ने की थी, की थी, तिरुमल ने की थी, ठीक है। और इसका लास्ट शासक कौन सा था? लास्ट शासक रंग थर्ड था, रंग थर्ड या तृतीय था, ठीक है। इसी के शासन काल में अराबिडु शासक वेंकट सेकंड, इसी वंश के एक शासक थे वेंकट सेकंड, के समय में वोडेयार वंश, चिक्का कृष्णराज वाला याद होगा आपको, हैदर अली से तो याद होगा। वोडेयार वंश ने या वोडेयार ने 1612 में मैसूर की स्थापना की थी, ठीक है। जितना तो आपको समझ में आया क्या होगा। अब चलिए इनकी हम विजयनगर काल की प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। विजयनगर की प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो, साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था, ठीक है। विजयनगर कई सारे प्रांत में बटा हुआ था, प्रांत या आप उनको मंडल कह सकते हो, ठीक है, मंडल में बटा था। प्रांत और जो मंडल थे वो कोट्टम या वलनाडु में बटे थे। जैसे आज का ठीक है, प्रांत देश अपना है वो प्रांतों में बटा हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और जिले में को कोट्टम या वलनाडु कहते थे उस समय, कोट्टम या वलनाडु, बिल्कुल ये आज के जिले की तरह था, ठीक है। जिले के अंदर क्या होते थे, गांवों के समूह होते थे, नाडु, और इसे मेलग्राम कहते थे, ठीक है। ये 50 गांवों का समूह होता था। और सबसे छोटी इकाई क्या थी, उर, उर को क्या बोलते थे, ग्राम। तो सबसे छोटी इकाई ये थी, और सबसे बड़ी इकाई अपने आप में विजयनगर साम्राज्य था, ठीक है। इतना आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। विजयनगर काल में जो सेना नायक होता था, सेना नायक, इसको नायक कहते थे, नायक कहा जाता है, ठीक है। ये मोस्टली क्या होते थे, ये भू सामंत थे, ये मोस्टली क्या होते थे, भू सामंत थे, ठीक है। इनको क्या करता था, राजा वेतन के बदले, है ना, सेना के रखरखाव के लिए भूमि दे देता था, ठीक है। तो नायक के पास क्या होता था, सेना के खर्चे के लिए राजा भूमि देता था, ऐसी भूमि जो सेना के खर्चे के लिए होती थी वो अमरम कहलाती थी, जो नायकों को दी जाती थी वो अमरम कहलाती थी। तो याद रखना है आपको, अमरम से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अमरम क्या है, या अमरम किस प्रकार की भूमि थी, ठीक है। तो आपको यहां पर याद रखना है।
अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, विवाह कर लिया जाता था यहाँ। विवाह कर का बड़ा प्रचलन था यहाँ पर। विवाह कर वर और वधू दोनों से लिया था। विवाह कर वर वधू दोनों से लेते थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक व्यवस्था को समझते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आयंगर व्यवस्था। दो व्यवस्था पढ़नी है अपन को यहाँ पर, आयंगर और नायकार व्यवस्था। तो आयंगर को समझिए। ठीक है, अब प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना था, तो उसके लिए प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया था। ठीक है, और इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन के लिए 12 प्रशासनिक अधिकारी थे। ठीक है, तो क्या थे, आपको याद रखना है, संगठित ग्रामीण इकाइयां थी। ठीक है, इनके लिए 12 अधिकारी थे इनकी देखभाल के लिए। ठीक है, इन्हीं को क्या कहते थे, यही आयंगर कहलाते थे। तो आयंगर की संख्या कहीं पूछ ले तो कितने थे ये जो आयंगर होते थे वो अवैतनिक होते थे। ये अवैतनिक होते थे। ठीक है, इनके बदले में इनको क्या मिलता था, लगान मुक्त और कर मुक्त भूमि। कर मुक्त भूमि दी जाती थी वेतन के रूप में। ठीक है, इतना आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, इनका जो पद था वो आनुवांशिक था। पद क्या था, वंशानुगत था या आनुवांशिक था। ठीक है, इस पद को वह बेच या गिरवी रख सकता था। ठीक है, गांव के स्तर पर कोई भी संपत्ति अगर बेचनी है तो इसकी इजाजत के बगैर नहीं बेचनी है, ना दान देनी है, याद रखना है। ठीक है, इनकी मर्जी से या इनकी आज्ञा के बिना गांव में ना तो कोई संपत्ति बेच सकता था, ना दान दे सकता था। तो आयंगर व्यवस्था आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आय का जो सबसे बड़ा स्रोत था, आय का जो सबसे बड़ा स्रोत था वो लगान था। या कह सकते हो बड़ा स्रोत, वो क्या था, लगान था। ठीक है, और भू राजस्व कितना था, या जो लगान था वो कितना था, भू राजस्व उपज का 1/6 था, 1/6 भाग था। ठीक है, अब कुछ टर्म है आयंगर व्यवस्था की हमने बात कर ली। ठीक है, जो जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं थी, जैसे जमीन के क्रय विक्रय। ठीक है, मतलब जमीन का क्रय विक्रय, इसकी सारी जानकारी एक कार्णिक नाम का आयंगर था, कार्णिक नामक आयंगर।
इसके पास होती थी। ठीक है, अब चलिए दूसरी व्यवस्था जाते हैं, नायंकार व्यवस्था, जो कि विजयनगर साम्राज्य की एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था है। आयंगर और नायंकार व्यवस्था ही हमको पढ़नी है, तो आप नायंकार व्यवस्था को समझिए। देखिए, ये विजयनगर साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। हमने आपको बताया कि नायक क्या थे, सेना को देख रेख, उनके पास सेना हुआ करती थी, और एक प्रकार से ये भू सामंत थे। ठीक है, ये हमने बात की थी। मतलब राजा इन्हें वेतन के बदले, इनको क्या मिलता था, नायक को वेतन के बदले क्या मिलता था, वेतन के बदले बदले इनको भूमि दी जाती थी, और ये भूमि क्या कहलाती थी, हमने बात की थी, अमरम। ठीक है, तो नायंकर व्यवस्था समझ गए। नायंकर व्यवस्था में मेन था वो नायक था, जिसे भूसामंत कहते हैं, और वेतन के बदले इन्हें भूमि दी जाती थी, जिसे अमरम कहा जाता था। ये हम लोग बात कर चुके थे। नायंकर और अयंकर दो व्यवस्थाओं को आप याद रखना है। ठीक है, दंड नायक पूछे कि कौन था, दंड नायक कौन था, तो आप बता देना, जो गवर्नर था ना, उसको वहां पर दंड नायक कहा जाता था। गवर्नर को क्या कहा जाता था, गवर्नरों को यहाँ पर प्राय दंड नायक कहते थे। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर विजयनगर में इतनी सी चीजें याद रखनी है। इसके बाद कुछ चीजें, कुछ टर्मोलॉजीज आपको याद रखनी है। एक टर्मोलॉजी है उम्बली। ये उम्बली क्या थी, ठीक है, गांव में जो विशेष सेवा करता था, गांव में विशेष सेवा के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि, वो क्या कहलाती थी, वो उम्बली कहलाती थी। उम्बली टर्म आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, एक है रक्त कोड़गे। एक टर्मोलॉजी और याद रखनी है आपको, रक्त कोड़गे। ठीक है, युद्ध में कोई वीरता का प्रदर्शन करता है और वो मर जाता है, युद्ध में वीरता वीरता प्रदर्शन करने वाले मृत परिवार को दी गई भूमि, वो क्या कहलाती थी, रक्त कोड़गे। ठीक है, एक होती थी कुटग्गी, आपको याद रखना है, कुटग्गी। कुटग्गी क्या थी, जैसे ब्राह्मण हो, मंदिर हो, या बड़े भूस्वामी स्वयं खेती नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे। ठीक है, तो पट्टा भूमि क्या कहलाती थी, कुटग्गी कहलाती थी। ठीक है, एक होता था कूदी। कूदी मतलब कूदना। ऐसे कृषि मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही ट्रांसफर हो जाते थे। भूमि तो किसी ने मेरी थी, मैंने किसी और को दे ली, जिसमें मजदूरी कर रहे हैं वो मजदूरी करते रहे। ठीक है, तो बेकृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, वो कूदी कहलाते थे। ठीक है, कदाचार कदाचार विजयनगर का सैन्य विभाग कहलाता था।
विजयनगर सैन्य विभाग था ना। आप कुछ और वर्ड का मतलब निकालेंगे तो नहीं निकालना है, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, कदाचार, वो विजयनगर का क्या था, सैन्य विभाग था, वो कदाचार से याद रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब कदाचार का प्रधान कौन था? अगर कदाचार का हेड आपको पता करना है तो वो कौन था? सेनापति। सेनापति को दंड नायक बोलते थे, दंड नायक। और दंड नायक को क्या बोलते थे यहाँ पर? यहाँ पर सेनापति कहा जाता है। ठीक है। एक था जोरी खाना, जोरी खाना। जोरी खाना क्या था? टकसाल विभाग था। ठीक है। जोरी खाना क्या था? टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। वीर पंजाल किसको कहते थे? विजयनगर साम्राज्य में टर्मिनोलॉजी है, वीर पंजाल। वीर पंजाल किसको कहा जाता था? ठीक है। तो जो दस्तकार वर्ग था, निपुण, उनको कहते थे व्यापार में निपुण। दस्तकार वर्ग, इनको वीर पंजाल कहा जाता। ठीक है। बड़वा किसको कहते थे? बड़वा, जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में बसे लोग। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में बसे लोग, ये बड़वा कहलाते थे। ठीक है। विजयनगर में दास प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, यहाँ पर दास प्रथा प्रचलित थी। ठीक है। मनुष्यों का जो क्रय विक्रय होता था, मनुष्यों का जो बेटा क्रय विक्रय होता था, इस क्रय विक्रय को बेस बग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसको बेस बग कहा जाता था। ठीक है, मनुष्यों का क्रय विक्रय को क्या कहते थे? बेस बग। ठीक है। देवदासी कौन थी? मंदिरों में रहने वाली स्त्री, मंदिरों में रहने वाली स्त्री क्या थी? देवदासी थी। विजयनगर की मुद्रा क्या थी? पेगोड़ा। और राजधानी हम्पी थी। बहमानी राज की मुद्रा क्या थी? हूण थी। याद रखना आपको, क्या थी? हूण थी। ठीक है। निकोलस कोंटी भी इटली का एक यात्री था, जो देवराय प्रथम के समय में आया था, तो यहीं पर नोट कर लीजिए। ठीक है। देवराय फर्स्ट के समय में इटली से कौन आया था? निकोलो दी कोंटी। दी कोंटी आया था। ठीक है। ओके। गोवा को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? हरिहर सेकंड। हरिहर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट नाम है हरिहर सेकंड का। ठीक है। तो हरिहर सेकंड को आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं तो मतलब भूलने नहीं है अपन लोगों को किसी भी हालत में। ये हरिहर सेकंड, इसने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। इसने गोवा को वो बहमनियों से छीन लिया था। ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ हमने विजयनगर को देख लिया। अब हम लोग विजयनगर के बाद हम लोग अब खत्म करेंगे बहमनी साम्राज्य को।
तो विजयनगर और बहमनी एक ही वीडियो में आपका निपट जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो आपने पहले का पढ़ा हुआ उतना ही आपको याद रखना है और रिवाइज में इतना ही करना है, इससे ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बहमनी साम्राज्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना भी MBT मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, MBT के काल में विजयनगर की भी हुई थी। ठीक है, 1347 में, याद रखना सन। ठीक है, हसन गंगू ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? हसन गंगू ने। गंगू ने इसकी स्थापना की। ठीक है, और ये हसन गंगू किस नाम से बहमनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, राजधानी इसने क्या बनाई? गुलबर्गा। ठीक है, और राजभाषा इसने क्या रखी? मराठी। ठीक है, 4 प्रांत थे बहमनी साम्राज्य में। कितने प्रांत थे? 4 प्रांत थे। तो चारों प्रांत के नाम पूछें तो आपको पता होने चाहिए। पहला था गुलबर्गा, जिसको राजधानी बनाया था। दूसरा था दौलताबाद। तीसरा प्रांत था बरार और चौथा प्रांत था बीदर। ठीक है, इसकी डेथ 1358 में हो जाती है। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद शाह प्रथम शासक बनता है। इसके बाद आया मोहम्मद शाह फर्स्ट। ठीक है, ये सुल्तान बना। ठीक है, इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध दक्षिण भारत में किया इसने क्या किया? बुक्का के विरुद्ध बारूद का प्रयोग सबसे पहले इसी ने किया। तो मोहम्मद शाह फर्स्ट को आपको इसलिए याद रखना है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो अपन समझ रहे हैं कि इसकी मुद्रा, और देख लीजिए इसकी मुद्रा हूण थी। बहमनी साम्राज्य की मुद्रा को क्या कहते थे? हूण कहते थे। ठीक है, अब आया, आपको मोहम्मद शाह के बाद शासक याद रखना है फिरोज शाह बहमनी। फिरोज शाह बहमनी को आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह बहमनी वर्सेस देवरा एक लड़ाई हुई थी। ठीक है, इस लड़ाई को बोलते हैं सोनार की बेटी का युद्ध। सोनार की बेटी एक गांव है, उसी के नाम पे है। तो सोनार की बेटी का युद्ध हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ? देवराय प्रथम पराजित हुआ, ये हार गया और ये जीत गया। इसमें क्या हुआ? देवराय को, जो विजयनगर का शासक था, 10 लाख का हर्जाना देना पड़ा। 10 लाख का हर्जाना
देवराय ने 10 लाख खजाना फिरोज शाह को दिया, ऐसे लिखिए। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है सोनार की बेटी का युद्ध, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, वैसे इसको आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो फिरोज शाह ने ही भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना की, इसी ने भीमा के तट पर फिरोजाबाद नगर की स्थापना भी की थी। यूपी वाला फिरोजाबाद नहीं, दक्षिण भारत में जो फिरोजाबाद है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी फिरोज शाह ने दौलताबाद में एक वैधशाला का इस्तेमाल करवाया था। ठीक है, दौलताबाद में एक वेधशाला, ज्योतिष और अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके बाद जो अपन को अगला शासक यहाँ पर याद रखना है या पढ़ना है, आपको याद रहेगा कि शहाबुद्दीन अहमद प्रथम आए इसके बाद। इनको इतिहास में इसलिए जाना था, इन्होंने राजधानी बीदर ले गए, राजधानी बीदर को बनाया। ठीक है, इससे पहले गुलबर्गा थी और बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा, इसका नया नाम मोहम्मदाबाद कर दिया। मोहम्मदाबाद कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। ठीक है, मोहम्मद, इसके बाद एक शासक आया मोहम्मद थर्ड। आया मोहम्मद थर्ड। ठीक है, इसने महमूद गवा को प्रधानमंत्री बनाया। इसने महमूद गवा को क्या बनाया, प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ठीक है, महमूद गवा ने क्या किया, बीदर में एक विश्वविद्यालय बनवाया और भी बहुत सारे काम किए। ठीक है, अब जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है, इसी के शासनकाल में महमूद गवा को फांसी भी दी गई। फांसी भी दी गई थी इसको। ठीक है, अब बहमनी साम्राज्य बाद में आगे जाके 5 प्रांतों में 5 भागों में स्वतंत्र हो जाता है, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन इतना आपको याद रखना है। इसी समय एक रूसी यात्री ने 1417 में, एक रूसी यात्री था, रूसी यात्री, उसका नाम था निकितन। नाम क्या था, निकितन। निकितन, उसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि बहमनी बाद में 5 भागों में स्वतंत्र हो जाता है। बहमनी 5 भागों में बट गया। तो वो भाग कौन कौन से थे? ठीक है, तो बट गया तो वो 5 भाग कौन कौन से थे? नंबर 1 भाग था बरार। बरार, इसकी राजधानी थी गाविलगढ़। याद रखिएगा, राजधानी थी गाविलगढ़। स्थापना हुई इसकी 1484 में। संस्थापक कौन था? इमाद शाह।
इसी संस्थापक के कारण इसको इमाद शाही वंश कहते हैं यहाँ पर। तो वंश पे क्वेश्चन आता है और किसने इसकी स्थापना की। ठीक है। बरार के बाद दूसरा बना बीजापुर। बीजापुर की राजधानी थी नौरसपुर। नौरसपुर। सन याद रखिएगा 1489। ठीक है, बैमनी से टूट के लगा। और यूसुफ आदिल शाह। तो वंश कौन सा हो गया? आदिल शाही। जो तीसरा भाग बना उसको कहते हैं अहमदनगर। अहमदनगर। और इसकी राजधानी भी अहमदनगर थी। ठीक है। 1490 में ये बहमनी से बना और इसको बनाया था मलिक अहमद ने। उन्हीं के नाम पे अहमदनगर। और राजवंश कहलाया निजाम शाही। राजवंश हो गया कौन सा? ये निजाम शाही। अब आपको चौथा इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है, गोलकुंडा। क्वेश्चन बनता है 5 पे। 1512 में बना था ये। ठीक है। और इसकी राजधानी गोलकुंडा की गोलकुंडा ही रखी गई। जिसने बनाया था उसका नाम था कुतुब शाह। इन्हीं कुतुब शाह के नाम को इसको कुतुब शाही वंश कहते हैं। तो वंश आपको याद रखना है और संस्थापक याद रखने हैं। ये बस सन याद ना रहे, राजधानी, वंश और संस्थापक याद रखने हैं। बीदर। बीदर की राजधानी बीदर ही रही। स्थापना 1526 में बहमनी से लास्ट में हुई। बहमनी का सबसे लास्ट विभाजन यही हुआ। ठीक है। अली बरीद ने इसकी स्थापना की थी, अमीर अली बरीद। और इन्हीं बरीद के नाम पे इसको बोलते हैं बरीद शाही वंश। समझिएगा मेरी बात को। ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इनको यहां पर आपको याद रखना है। अब चलिए कुछ हम शब्दावलियों को याद रख लेते हैं। प्रशासन में शब्दावली का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। जैसे कुछ थे यहां पर, कोतवाल, वो यहाँ का सहायक हुआ करता था। सदरेजान न्याय विभाग का प्रधान। बिल्कुल शब्दावली वैसी ही है जो लगभग दिल्ली सल्तनत के जैसी। ठीक है। सारे नौबत मुख्य अधिकारी हुआ करता था जिसका काम सुरक्षा का था। कुल मिलाकर बहमनी साम्राज्य ने 175 वर्ष तक शासन किया और कुल इसमें 18 शासक हुए थे। इसके बाद बहुत सारे मिल गए, लेकिन इसमें कुछ चीजें आपको याद रखना है, जैसे साख ए खेल। कुछ वर्डिंग याद रखनी, बाकी तो सब सल्तनत के जैसी है। साख ए खेल। दरबार की सुरक्षा के लिए जो अंगरक्षक थे, अंगरक्षक सैनिक, इनको साख ए खेल कहते थे। ठीक है। एक यहाँ फरिश्ता ने एक किताब लिखी थी। फरिश्ता ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम याद रखना, तारीख ए फरिश्ता। तारीख ए फरिश्ता। ठीक है। बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाही, इनको संरक्षण था। इनको यूसुफ आदिल शाह के संरक्षण में। ठीक है।
इन्होंने लिखा था। तो इतना अगर आप कर लेंगे तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य पूरा हो जाएगा और तकरीबन इससे सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। एक आध क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि ना आए, लेकिन आपको इससे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आपको बहुत डरने की जरूरत नहीं है, इससे पूरा हो रहा है विजयनगर और बहमनी। ठीक है।